Hello student, I welcome you in the class 9th. I am your social science teacher Munish Chauhan. I will teach you social science. In this video, I will discuss the chapter of political science, chapter number 2. What is democracy? Why democracy? In the class 9th and 7th also, you have studied and you have learned about the democracy. Then first we will discuss about the definition. Then democracy is a form of government democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. It means डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर है, जो शासक है, जो सरकार चलाएंगे उनको जनता चुनती है। यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जनता के पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी सरकार खुद चुने। डेमोक्रेसी में जनता तय करती है कि हु विल गवर्न आवर नेशन, हमारे देश की सरकार कौन चलाएगा। जनता के पास राइट होता है और डेमोक्रेसी में जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है, जनता का मत ही सर्वोपरि होता है। एक फेमस डेफिनेशन है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA Abraham Lincoln, democracy is by the government, for the government and from the government, by the people, of the people, for the people. डेमोक्रेसी जनता की सरकार है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। In the class 9th and 10th also we will study about the democracy. All the functions of the democracy we will discuss in the class 9th political science and class 10th political science. All the chapters in the class 9th and 10th in political science belong to the democracy, different functions. It means democracy वो गवर्नमेंट है जिसमें जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होता है, जनता के हाथ में पावर होती है, जनता के पास अपने राइट्स होते हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है एक ऐसी सरकार है। इट मीन्स डेमोक्रेसी के अलावा भी सरकार होती है, जैसे किंग होता है। आपने सुना होगा पुराने टीवी सीरियल में, रामायण महाभारत में, स्टोरीज में राजा हुआ करते थे, मोनार्की। इसे कहते हैं मोनार्की, राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है जिसमें राजा ही सर्वोपरि होता है, जिसमें सरकार चलाने का अधिकार राजा के पास होता है और उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है। मतलब डायनेस्टिक रूलर होते हैं, वंश चलते हैं। जैसे क्लास 7th में आपने पढ़े मुगल डायनेस्टी, बाबर, हुमायूं, अकबर, इस तरीके से फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। ये क्या है? ये होते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। ये क्या होते हैं? मोनार्क। ये क्या होते हैं? मोनार्की का मतलब है जिसमें सरकार की सारी पावर एक ही व्यक्ति के पास हो, उसी का ही मत
उसी का ही फैसला सर्वोपरि हो और राजा की पावर को कोई चैलेंज ना कर सके, वो होती है मोनार्की। दूसरा, मिलिट्री रूलर भी होते हैं। मिलिट्री रूलर इट मीन्स कुछ देशों में मिलिट्री शासन चलाती है। मिलिट्री के जो आर्मी, मिलिट्री में जो जनरल होते हैं वो शासन चलाते हैं। तो इस तरीके से जो राजा है, मिलिट्री रूलर है, या फिर किंग मोनार्की हुई, ये सब, इन सब में जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जनता की सब कुछ हो, जनता की इच्छा ही सर्वोपरि हो, सरकार जनता को विश्वास में लेकर के काम करे और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो, आंसरेबल हो, ऐसी गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई इन द क्लास 9th and 10th we will study about the democracy। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। हमारा डेमोक्रेसी सबसे बड़ा है। 3 लेवल पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती हैं हमारे यहाँ। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसके अब प्रधान के चुनाव हो रहे हैं गाँव में। वो क्या होती है? लोकल गवर्नमेंट। इट मीन्स हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी का जो जड़ें हैं, जो रूट हैं, बहुत गहरे हैं। तो अब इसमें मैं बात करूंगा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फीचर क्या होते हैं? मेजर डिसीजन, नंबर 1 है मेजर डिसीजन टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इट मीन्स जो बड़े डिसीजन होते हैं, जो बड़े फैसले होते हैं, जो जनता से जुड़े हुए और देश से जुड़े हुए फैसले होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव जिसको जनता ने चुना है, जिसको जनता ने अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट में MP होते हैं, असेंबली में MLA होते हैं। ये कौन होते हैं? MP और MLA को लोकसभा के MP और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट में, ये जो MLA कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनको कौन चुनता है? जनता, पीपल, सिविलियन। तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, इसका फर्स्ट फीचर्स है कि डेमोक्रेसी में जो नीतिगत फैसले लेते हैं, जो बड़े फैसले लेते हैं, जो देश और जनता से जुड़े हुए फैसले होते हैं, वो केवल और केवल जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही लेते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनको जनता ने अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है। इट मीन्स वो जनता से जुड़े हुए हैं, जनता ने उन पर विश्वास दिखाया है, इसलिए उनको असेंबली और पार्लियामेंट में भेजा है। अब तो डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन होता है, डिसीजन लेने की जो पावर होती है, वो केवल इलेक्टेड पीपल ही ले सकते हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल आता है, हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या हुआ था वो सुनिएगा।
पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है उसमें 1999 में उस टाइम के जो आर्मी जनरल थे, जो आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ, उनका नाम था परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ वो आर्मी के जनरल थे। अक्टूबर 1999 में उन्होंने जनता के द्वारा चुने गए सरकार को, जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनको हटा करके खुद सत्ता संभाल ली थी। और उसके बाद अगले कई सालों तक परवेज मुशर्रफ वहाँ पे मिलिट्री रूलर बनकर के रहे। उस टाइम आर्मी के पास ही सबसे बड़ी पावर होती थी। इसका मतलब क्या था, परवेज मुशर्रफ क्या बने, मिलिट्री रूलर। ये जनता के द्वारा चुने गए नहीं थे, ये कौन थे, मिलिट्री रूलर। मिलिट्री रूलर मीन्स जो मिलिट्री के जनरल थे, आर्मी के जनरल थे, और उन्होंने चुने गए प्रधानमंत्री को डेमोक्रेटिकली इलेक्ट, जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनको हटा करके खुद सत्ता में आ गए थे, खुद सरकार चला रहे थे, तो वो क्या कहलाए, मिलिट्री रूलर। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव तो बने ही, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है, सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव जो सरकार के लिए गए फैसलों को इम्प्लीमेंट करता है, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। और उन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम को हिंदी में कहते हैं जनमत संग्रह, उर्दू में कहते हैं रायशुमारी। जनमत संग्रह या रेफरेंडम का मतलब होता है जनता से किसी मुद्दे पर राय मांगना, उनकी राय मांगना कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने रेफरेंडम कराया था और उसके बाद वो क्या बन गए थे, वहाँ के प्रेसिडेंट। अब जो रेफरेंडम कराया तो वहाँ के कोर्ट ने, वहाँ की मीडिया ने, वहाँ के जो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे उन्होंने कहा कि ये इसमें क्या हुआ है, इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, ये फेयर नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने आप को 2002 में क्या बना दिया, प्रेसिडेंट। और उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर दे दी। वो खुद प्रेसिडेंट बन गए थे तो उन्होंने बहुत सारी पावर दे दी, यहाँ तक कि जो असेंबली है, स्टेट असेंबली, जो स्टेट या प्रोविंस, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट या राज्य को प्रोविंस लिखा जाता है। प्रोविंस माने राज्य। तो जो प्रोविंस असेंबली थी, जो स्टेट असेंबली थी, उसको क्या किया, उसको भंग करने का, और जो नेशनल पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व करने का राइट उनके पास आ गया। यानी कि परवेज मुशर्रफ एज ए प्रेसिडेंट कभी भी जब उनको खतरा लगे किसी भी स्टेट की असेंबली को और नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट को क्या कर सकते थे, भंग कर सकते थे, उसकी पावर ख़त्म कर सकते थे। तो ये सब क्या था, तो इस तरीके से क्या हुआ, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया और वहाँ पे कौन आ गए, मिलिट्री रूलर आ गए, मिलिट्री शासक आ गए, परवेज मुशर्रफ। तो ये क्या हुआ, ये डेमोक्रेटिक नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि परवेज मुशर्रफ जनता के द्वारा चुने ही नहीं गए थे। तो ये बड़ा अनडेमोक्रेटिक कदम था।
उसके बाद देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है देश के अंदर सरकार बनाने के लिए, वो फ्री एंड फेयर हो, बिल्कुल सही हो, उसमें कोई धांधली ना हो, ठीक है। तो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस टू लॉस। इट मीन्स डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन है वो इतने फ्री एंड फेयर होने चाहिए कि जो लोग पावर में हैं वो उनके हारने के भी चांस हो, मतलब सत्ता में बैठे हुए लोग इलेक्शन हार जाएं, इतना फेयर होना चाहिए इलेक्शन। अब इसमें एग्जाम्पल आता है चाइना का। चाइना हमारा पड़ोसी देश, चाइना में इलेक्शन तो एवरी 5 ईयर में होते हैं, रेगुलर इंटरवल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन चाइना में जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर नहीं होते, फ्री एंड फेयर नहीं होते। कैसे, वहाँ पे सिस्टम क्या है कि वहाँ पे एक नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। उसमें पूरे देश से लगभग 3000 मेंबर चुन करके आते हैं और वो अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं जो सरकार चलाते हैं। तो वहाँ पे सिस्टम क्या है, चाइना में कम्युनिस्टों की सरकार है, कम्युनिस्ट है वहाँ पर। तो चाइना में कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट, ये कम्युनिस्ट क्या है, एक आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है, ठीक है। तो चाइना में अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो केवल वही कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है जिसको वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अप्रूवल देती है। मतलब जिस कैंडिडेट को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अप्रूवल देती है वही इलेक्शन लड़ सकता है। उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा इनका 8 स्मॉल पार्टी के साथ अलायंस है, उनके ही मेंबर इलेक्शन लड़ सकते हैं, और कोई पार्टी बन ही नहीं सकती और कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। जब एक ही कैंडिडेट मैदान में है फिर इलेक्शन फेयर कैसे हो गया? यानी कि दूसरा व्यक्ति इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर के अलावा। जब दूसरा कैंडिडेट मैदान में है ही नहीं तो फिर इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे हुआ? तो यहाँ पे चाइना में इलेक्शन लड़ने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से अप्रूवल लेना पड़ता है और कम्युनिस्ट पार्टी और उसके जो अलायंस पार्टी हैं, स्मॉल पार्टीज हैं, केवल वही इलेक्शन लड़ सकते हैं। वही मेंबर इलेक्शन जीत करके पार्लियामेंट में जाते हैं, पीपल्स कांग्रेस में जाते हैं चाइना में, जिनको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाहती है। और वहाँ पे सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो फिर इलेक्शन कैसे फेयर हुआ? वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। फ्री एंड फेयर कब होगा? जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होगी, जब कोई भी व्यक्ति देश के अंदर चुनाव लड़ने का अधिकार रखता होगा, तभी फ्री एंड फेयर हो सकता है। अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल आता है मैक्सिको। मैक्सिको एक कंट्री है। मैक्सिको को आज़ादी मिली थी 1930 में। 1930 में इसको आज़ादी मिली। ये जो देश 1930 के बाद मैक्सिको में कभी भी कोई मिलिट्री रूल नहीं रहा, कभी भी कोई डिक्टेटर नहीं रहा। एक वर्ड आता है डिक्टेटर।
डिक्टेटर मीन्स तानाशाह। तानाशाह, तानाशाह का मतलब क्या होता है? जो जबरदस्ती गद्दी पर बैठ गया हो पावर के दम पर, और उसी के पास सरकार की सारी पावर हो, और डिक्टेटर के जो फैसले हैं, डिक्टेटर जो सरकार चला रहा है उसको, उसके फैसलों को कोई चैलेंज ना कर सके। तो ना तो वहाँ पे कभी डिक्टेटरशिप रही मैक्सिको में, और ना ही कभी मिलिट्री रूलर रहा, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम आई कि ईयर 2000 से के बाद से 2000 के बाद से वहाँ पे लगातार एक ही पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। इसका मतलब क्या है? वहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, उसका नाम है PRI। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है PRI। PRI मीन्स इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष। तो विपक्ष की पार्टी यहाँ पे इलेक्शन तो लड़ती हैं, लेकिन कभी इलेक्शन जीत नहीं पाती। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, PRI इलेक्शन के टाइम धांधली करती है। जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करते हैं, यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं, उनको क्या करते हैं, उनको PRI की यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी मेंबरशिप लेनी होती है, उसकी मीटिंग अटेंड करनी होती है। तो और दूसरे लोगों को ये इलेक्शन लड़ने ही नहीं देते, वहाँ दूसरी पार्टी की मीटिंग नहीं होने देते। यहाँ तक कि जो मीडिया है, मीडिया मीन्स वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो टीवी चैनल्स आप देखते हैं, आज तक, इंडिया टीवी, न्यूज़पेपर आते हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब क्या होते हैं? मीडिया। ये मीडिया क्या करती है? लोगों को खबरें पहुंचाती है। तो मीडिया को, टेलीविज़न और रेडियो जो भी मीडिया है उसको अपने कंट्रोल में ले रखा है, और वो सरकार के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिको में भी 2000 के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।